हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं और आज हम कंटिन्यू करेंगे सप्लाई का टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था जीएसटी में सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में गवर्नमेंट ने इसको लिखा है। यह भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट जब लॉ लिखती है तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि पढ़ने वाला उसको कैसे समझेगा। वो कहती है वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरा काम है लिखना, मैंने लिख दिया। तो आपको थोड़ी सी इस चैप्टर में ना मेहनत करनी पड़ेगी, डिफिकल्ट नहीं है, उसके पार्ट्स को अलाइन करने में, कनेक्ट करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? वो ऐसे करनी पड़ेगी कि जब आप नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो पुराने वाली क्लास का मटेरियल आपने रिवाइज करना है और याद करना है। तो नटशेल में ये कहना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि आपको पुरानी क्लास का जो मैंने पढ़ाया था वो याद है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज अगली बार पहले पुराना रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट क्लास को पढ़ना, तो रिदम बनेगी, समझ में आएगा। आज के लिए मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सप्लाई, जो कि सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है। अब आप कहोगे कि सर क्या सेक्शन भी याद करने हैं? तो बेटे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सेक्शन की मदद से हमें याद रहती हैं। सेक्शन 7(1) कहता था कि सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज नंबर 1, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें लिखा था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन एंड विच इज इन रिलेशन टू बिजनेस। ये 4 चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें से जानते हो ज्यादातर बच्चे केवल कंसिडरेशन के ऊपर ही ध्यान रखते हैं। खैर सर हमें सब पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। इसे तो मैं कहता हूं बेटे कोई भी ध्यान नहीं रखता, क्योंकि बुक्स ने ना इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं। जब हम चैप्टर की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो मैं आपको यह समझा पाऊंगा कि वहां पर जो 8 एग्जाम्पल लिखे हुए थे सप्लाई के, कि सप्लाई मीन सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सारी आइटम लिखी हुई थी ना। इन सबसे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई से गवर्नमेंट का मतलब था देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बना। वो कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस था, जिसके लिए कंसीडरेशन थी और जो कि आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ था, तब बनती है सप्लाई, ऐसा 7A ने कहा था। अच्छा जी, खैर तो मैंने आपसे कहा था कि आपको गुड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तो मैंने आपको गुड्स का मीनिंग पढ़ाया था। आपको ध्यान होगा गुड्स में सब कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, केवल और केवल मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ करके सभी मूवेबल प्रॉपर्टीज हमारी गुड्स हैं। और उन्होंने कहा था स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं, एक्शनेबल क्लेम को लेके कुछ डाउट रहते हैं तो एक्शनेबल क्लेम हमारे पास गुड्स बनेंगे। आगे चल के मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक शेड्यूल 3 आता है, जो शेड्यूल 3 ये बताएगा कि एक्शनेबल क्लेम में से केवल 2 ही आइटम को गवर्नमेंट रखेगी, बाकी सबको बाहर कर देगी। सर शेड्यूल 3 क्या होता है, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने आपको बताया था कि सर्विस की डेफिनेशन आई थी और वहां लिख दिया था कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो यानी सर्विस की डेफिनेशन बहुत वाइड हो गई, गुड्स से भी वाइड हो गई। अगर कोई चीज गुड्स नहीं बनी तो उन्होंने कहा वो सर्विस बनेगी। इसमें प्रॉब्लम आ गई थी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है तो वो सर्विस है। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी हमारी सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग को लेकर के। चलिए तो पहले तो मैं आपको याद दिला देता हूं, आप जो भी अकॉर्डिंगली अपने पास नोट मेकिंग करना चाहें आपकी मर्जी है। तो गुड्स और सर्विस के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने कहा था एक तो मनी और एक सिक्योरिटीज, ये दोनों ना गुड्स हैं और ना सर्विस हैं। मनी के रिस्पेक्ट में उन्होंने कहा था कि मनी से जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है
वो सर्विस है। पर उन्होंने इंटरेस्ट में मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो आप बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हैं, वो कोई गुड सर्विस नहीं है। आप मनी को चेंज कराते हैं, कोई गुड सर्विस नहीं है। लेकिन मनी चेंजिंग के लिए अगर कंसिडरेशन लिया जाएगा तो वो सर्विस है। सिक्योरिटीज की सेल परचेज करते हैं, कोई सर्विस नहीं है। लेकिन एक एजेंट या एक ब्रोकर जो बायर सेलर के बीच में सर्विस कराता है सिक्योरिटीज को एक्सचेंज कराने की, उसकी सर्विसेज जो है वो सर्विस है। इसमें हमने बताया था कि एक लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज का कंसेप्ट होता है कि आप सिक्योरिटीज किसी को किराए पे देते हैं, तो वो सेल परचेज इन सिक्योरिटीज नहीं है, इसलिए वो सर्विस का पार्ट है। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि लैंड आगे चल के पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 ने कहा कि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में उन्होंने कहा था बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है, या फिर उस पर ऑक्यूपेंसी आ जाती है। अगर वो मान लीजिए डिले हो रहा है तो कई बार वो बायर कहता है भैया मैं तो प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, मैंने रहना शुरू कर दिया, तुम सर्टिफिकेट लेते रहना। तो गवर्नमेंट यहां पर साफ कह रही थी, सरल भाषा में बता रहा हूं, लीगल लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ा दी थी। यहां पर गवर्नमेंट कहती है अगर ये एक बार ये काम हो गया तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, फिर हम इसको टैक्स नहीं करना चाहते। लेकिन इससे पहले यहां पर कंस्ट्रक्शन की सर्विस चल रही है, इससे पहले हम टैक्स करना चाहते हैं। तो अगर कंसिडरेशन इससे पहले है तो हम इसे सर्विस की सप्लाई मानेंगे, और अगर सारा कंसिडरेशन इसके बाद है तो फिर हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। ये उसमें बात लिखी गई थी। मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी बातें आपको बतानी, ये सारी बातें हमने लिखी है। मनी के रिस्पेक्ट में, सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, लैंड के रिस्पेक्ट में, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हमने लिखा है कि जब पूरा कंसिडरेशन बाद में आता है, बिल्डिंग पूरी हो जाने के बाद में आता है, तो फिर वो सप्लाई नहीं है, वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई है। लेकिन अगर आपने कंप्लीट होने से पहले ही कंसिडरेशन दिया है, चाहे पार्टली दिया है चाहे पूरा दिया है, तो फिर वो हमारा उसका पार्ट बनता है। चलिए, उसके बाद हमने आपसे बात की थी, इस पर तो बात हुई नहीं थी, इस पर बात हो गई। अब बात करते हैं कंसीडरेशन को लेकर के। कंसीडरेशन में गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई पेमेंट अगर करता है मनी में या अदरवाइज, मतलब काइंड में करता है, कंसीडरेशन है। अगर वो कोई एक्ट कर देता है तो भी कंसीडरेशन है। और अगर वो कोई फॉरबियरेंस कर देता है, मतलब कोई क्लेम बन रहा था, वो कहता है चल यार मैं तेरे को माफ करता हूं, तेरे पे क्लेम नहीं करूंगा, तो क्लेम ना करना भी कंसीडरेशन है। ठीक है, तो वो लॉ ये कहना चाहता है कि देखिए कंसीडरेशन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किसी कस्टमर को सेल की और उसको करंट लग गया, वो कहता है मैं कोर्ट में जाके केस करूंगा, तो उसके पास लीगल राइट है, उसके पास लीगल ऑब्लिगेशन है केस करने का। और हम कह रहे हैं प्लीज केस मत कर, मैं तेरे को ना एलईडी टीवी दे रहा हूं। उसने कहा चलो ठीक है यार, नहीं करता, कोई बात नहीं। तो यहां पर ये वैलिड कंसीडरेशन है क्योंकि उसके पास एक लीगल राइट था जिसे वो छोड़ रहा है, तो वो छोड़ देना यहां पर कंसीडरेशन है। तो उसने जो छोड़ा वो उसका लीगल राइट था। अब ऐसी कोई व्यक्ति कुछ भी छोड़ दे तो वो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं होता, ये हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि कंसीडरेशन चाहे रेसिपिएंट दे, कोई और पर्सन दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही होगी तो उसे हम कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसे हम कंसीडरेशन नहीं मानेंगे। अगर आपने सिक्योरिटी को अकाउंट में एडजस्ट किया तो हम उसे कंसीडरेशन मानेंगे। अब आपकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगी, उसको बढ़ाना पड़ेगा, लर्निंग प्रोसेस यही है। वो आपसे 3 तरह के सवाल पूछेंगे। वो कहेंगे भाई साहब एक व्यक्ति ने डोनेशन दिया चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, बताओ ये सप्लाई है या नहीं है। तो हमने कहना कि भाई जिसने डोनेशन दिया, जो डोनर था, उसने बदले में उनसे क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, कोई सर्विस नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि उसके ऊपर हम आपका बिजनेस का नेम लिख देंगे, तो गवर्नमेंट कहते फिर ये एडवर्टीजमेंट हो जाती है। सर, जब भी कोई व्यक्ति डोनेशन देता है तो उसका नाम लिखा जाता है। अगर आपने नाम लिखा कि दानकर्ता श्री मीरा देवी, तो वो व्यक्ति का नाम है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखेंगे डोनेटेड बाय
XYZ इंडस्ट्रीज, तो ये एडवर्टीजमेंट मानी जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट की सर्विस है तो ये सप्लाई मानी जाएगी। तो इसलिए डोनेशन के केस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो कंसीडरेशन के रिस्पेक्ट में समझ लीजिए, अगर डोनर का केवल नाम लिखा हुआ है इंडिविजुअल का, तो ये एक तरीके से चैरिटी का काम है, इसमें कोई सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर उस पे बिजनेस नेम लिखा हुआ है तो ये सप्लाई माना जाएगा। दूसरी बात आती है कि अगर कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क गैलरी में भेजता है, तो क्योंकि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में ट्रांसफर वर्ड लिखा हुआ था, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर ये कहने की कोशिश करे कि आपने सप्लाई की है, लेकिन ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि हम जब गैलरी में एग्जीबिशन के लिए सामान भेजते हैं तो कोई कंसीडरेशन फ्लो नहीं करता। जब एग्जीबिशन में कोई कस्टमर उसे सिलेक्ट कर लेता है तो हम उसे सप्लाई मान लेते हैं। एक बात और आई थी, नो क्लेम बोनस। उन्होंने कहा कि क्योंकि कस्टमर बोनस क्लेम नहीं मांग रहा, तो क्लेम ना मांगना कंसीडरेशन है। तो उन्होंने कहा था उसके पास कोई लीगल राइट ही नहीं था क्लेम मांगने का। जब वो बीमार ही नहीं पड़ा, उसने क्लेम ही नहीं मांगा, तो इसे जबरदस्ती कंसीडरेशन मत बनाओ। तो नो क्लेम बोनस कोई कंसीडरेशन नहीं होता, इसलिए वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। अब आती है बात सर बिजनेस की। गवर्नमेंट कह रही है अगर आप बिजनेस एक्टिविटी करेंगे तो ही हम सप्लाई मानेंगे, और पूरी सप्लाई की डेफिनेशन में एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ के हमेशा बिजनेस एक्टिविटी को ही सप्लाई बनाया गया है। क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक एक्टिविटी को सप्लाई बनाएंगे तो फिर सभी डोमेस्टिक लोगों के ऊपर जीएसटी के इंप्लीकेशन आ जाएंगे। तो बिजनेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बिजनेस की डेफिनेशन कहती है आप कोई भी बिजनेस कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, प्रोफेशन वोकेशन जो मर्जी कीजिए, चाहे उसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा हमें मतलब नहीं है, चाहे आपकी एक्टिविटीज में वॉल्यूम है नहीं है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। एक पर्सन कहता है भाई मैंने तो ऐसे ही शौक में इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू कर दिया, अब मेरे को एक ही असाइनमेंट मिला था, मैं अपने आप को इवेंट मैनेजर समझ बैठा, अब तो मेरे को असाइनमेंट आता ही नहीं है, ये सब आपका बिजनेस है। तो इसमें दो तीन बातें हैं जो कि मैंने यहां पर हाईलाइट की हैं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, और एक इवन ये भी है। तो पहले मैं आपके साथ ये एफ वाली ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लेता हूं। आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वहां पर मान लीजिए किसी फोर्ट में चले जाते हैं, कोई पुराने राजा महाराजा का महल है, कुछ है, हिस्टोरिकल प्लेस पे आप घूमने चले जाते हैं, वहां वो आपसे एंट्री टिकट लेते हैं। तो ये एंट्री टिकट जो आपसे ली जाती है, एडमिशन अगर आप करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर एडमिशन करता है किसी प्रीमिसेस में, उसके लिए उससे चार्ज लिया जाता है, तो ये बिजनेस है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किसी प्लेस में एंट्री करने का हमसे टिकट लिया गया, क्या वो सप्लाई है? तो यस। दूसरा जो ये पॉइंट नंबर ई है, ये हमारे सप्लाई के 71AA से कनेक्टेड है, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब क्या होता है, तो मैं जब पढ़ने जाता था तो मेरे टीचर जो समझाते थे, तो उसकी मेन लाइन को ना मैं अपने नोट्स के अंदर ना हिंदी में लिख लेता था, और मेरे पास उनके रजिस्टर, उनकी बुकलेट्स आज तक पड़ी हैं, और मैं खोल के बता देता हूं कि सर ने तब ये एग्जाम्पल दिया था और ये कहा था। तो समझने की, याद रखने की ये तरीका होता है। तो आप भी जो भी मेरी बात आपको लगे नोट करने लायक है, उसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर लिया करो। देखो जैसे मैं पढ़ के बताता हूं, जैसे क्लॉज नंबर 2 है, बहुत सारे बच्चों को बाद में क्लॉज नंबर AA समझ नहीं आएगा, पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज समझा देता हूं। क्लॉज नंबर 71AA ये कहता है कि एक होता है क्लब और एक होते हैं क्लब के मेंबर्स। इनकम टैक्स एक्ट कहता था कि क्लब बेसिकली ना मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। ये क्लब सर्विस भी अपने मेंबर्स को ही देता है, बदले में मेंबर्स क्लब को कुछ चार्जेस दे देते हैं, और फिर क्लब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, और खर्चों से जो भी सरप्लस निकल के आता है वो वापस क्लब का हो जाता है, और क्लब का जो भी है वो मेंबर्स का होता है। अल्टीमेटली मेंबर्स कहते हैं कि भाई क्लब कुछ नहीं है, मैं ही हूं,
इनकम टैक्स कहता है बिल्कुल ठीक बात है, क्लब और मेंबर एक ही बात होते हैं। तो इनकम टैक्स कहता है कि हम इनकम टैक्स में इसको एग्जेम्प्ट करते हैं, इस पर टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप से कैसे कमा सकता है। मैंने अभी तक जीएसटी का क्लॉज नहीं पढ़ा, मैंने समझाया क्लब का स्टेटस इनकम टैक्स में क्या कहता है। वो कहता है क्लब और मेंबर एक ही व्यक्ति हैं और कोई अपने आप से कैसे कमा सकता है, इसलिए इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। लोगों ने यही बात जीएसटी पे अप्लाई कर दी। अब क्लब अपने मेंबर को सर्विस दे रहा है और सर्विस का चार्ज ले रहा है। गवर्नमेंट ने कहा भाई इस पे जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा क्यों लगेगा, इनकम टैक्स में तो साफ साफ लिखा है आपने कि भाई क्लब और मेंबर एक ही होते हैं। वो लोग कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने भी यही कह दिया और गवर्नमेंट ने कहा भाई हमें किसी कोर्ट ऑर्डर से मतलब नहीं है, जीएसटी के अंदर क्लब और मेंबर अलग हैं, इनकम टैक्स में सेम है तो हैं, जीएसटी में अलग हैं। और जब क्लब और मेंबर अलग हैं तो जब क्लब मेंबर को सर्विस देगा और मेंबर बदले में कंसीडरेशन देगा, वो सप्लाई मानी जाएगी, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। पढ़िए, पहली लाइन कह रही है कोई एक्टिविटी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कोई क्लब करता है, यानी यहां पर इसका मतलब है अदर देन इंडिविजुअल, मतलब क्लब की बात हो रही है। किसको, अपने मेंबर्स को, तो ये सप्लाई माना जाएगा। पढ़िए 7(1) कह रहा है सप्लाई इंक्लूड्स दिस, और सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज बाय क्लब टू इट्स मेंबर्स। बात बहुत साफ है, क्लब अपने मेंबर्स को जो सर्विस देगा वो सप्लाई मानी जाएगी। लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, इसका इंटरप्रिटेशन यही है। सर फिर ये क्या बात हुई, क्या कोई व्यक्ति अपने आप को सर्विस देता है? तो उन्होंने कहा सुनो, उन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन देते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, चाहे किसी भी लॉ का रेफरेंस ले आओ, चाहे किसी जजमेंट, डिक्री, कोर्ट ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर, किसी का भी जजमेंट ले आओ, सब बेकार हैं। क्योंकि हम आपको बता दें क्लब और उसके मेंबर्स शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन्स। हमारे जीएसटी में हम उन्हें दो अलग अलग व्यक्ति मानते हैं। बात खत्म। ओ सर आपने तो लगे हाथों 7(1) का डबल ए भी खत्म कर दिया कि क्लब और मेंबर्स के बीच में जो सर्विसेज होंगी वो सप्लाई बनेंगी और क्लब और मेंबर्स दोनों सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। अच्छा, अब पढ़ते हुए ध्यान भटकेगा सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी आपने समझना है। फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी बात बाद में करेंगे। क्वेश्चन आपसे एक सिचुएशन बना के पूछ लेंगे, आपसे कहेंगे एक रोशनारा क्लब था, कुछ क्लब के मेंबर्स थे, क्लब ने अपने मेंबर्स को फूड की सर्विस दी, इतना बिल बना, बताओ सप्लाई है या नहीं है? तो लिख देना कि 7(1) याद आए तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि क्लब और मेंबर दो सेपरेट पर्सन है, इसलिए जो सर्विस दी गई वो सप्लाई का पार्ट है। थोड़ा अपनी लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। अच्छा जी, खैर हमारे लिए तो अभी भी मेन फोकस 7(1) पे है। 7(1) में क्योंकि अब मैं आपका ज्ञान थोड़ा बढ़ा चुका हूं तो मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस होनी चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। चार बातें कही गई। अब हमारे पास बिजनेस ना होने के सिचुएशन में भी एक केस में सप्लाई बनती है, तो एक एक्सेप्शन मेरे पास बिजनेस एक्टिविटी की है और 4 एक्सेप्शंस मेरे पास कंसीडरेशन की है। जब 7(1) बनाया गया तो बात तो सर 7(1) में लिख दी, बचा क्या? तो उन्होंने कहा यार लोग जबरदस्ती क्लब मेंबर की लड़ाई लड़ रहे थे, डबल ए डाल दिया, घुसा दिया बीच में। अब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो वैसे तो ये सारी बातें मेरी कवर हो गई, लेकिन अभी मेरे पास में कंसीडरेशन ना होने पर भी सप्लाई बनेगी, इसकी 4 सिचुएशंस गवर्नमेंट ने डिफाइन करी। और बिजनेस ना हो तो भी हमारी सप्लाई बनेगी, इसकी उन्होंने एक एक्सेप्शन दी। ठीक है,
अब मैं आपको बता दूं, ये वाली एक्सेप्शन उन्होंने दी 71B में, और ये वाली एक्सेप्शन उन्होंने दी 71C में। आइए जी, 71B। 71B को थोड़ा सा समझाता हूं, सिंपल सा पॉइंट है और थोड़ा गहराई से इसमें जाएंगे। मान लीजिए ये इंडिया है, ये प्रॉपर मैप नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया में यहां पर ये एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन ने अपना मान लो घर बनवाना है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बिजनेस के लिए सप्लाई तो हमेशा याद रहती है। पूरी सप्लाई की परिभाषा में लिखा हुआ है कि बिजनेस एक्टिविटी होगी, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो सप्लाई होगी। तो इसलिए मैंने हाउस होल्ड की बात कही। हाउस बनाना है। अब आपको पता है शौक बड़ी चीज है। इसने क्या किया, एक फॉरेन कंट्री से मान लीजिए कोई इंटीरियर डेकोरेटर था, कोई इंजीनियर था, कोई पर्सन था, टेक्निकल पर्सन, उससे इसने कांटेक्ट किया कि भाई साहब आप मेरे यहां पर ये मुझे सर्विस दे दीजिए। इसने कहा ठीक है भाई साहब, पैसे लगेंगे, मैं आपसे $1000 लूंगा। कह रहे ले लो यार, $1000 दे दिया, कौन सी बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाता हूं मैं। गवर्नमेंट को दर्द ये होता है, गवर्नमेंट कहती है कि देखो एक तो क्या हुआ, ये डॉलर फॉरेन करेंसी जो है ना इंडिया से बाहर गई। पहली दर्द गवर्नमेंट को यही है। दूसरा दर्द गवर्नमेंट को यह है कि अगर ये इंटीरियर डेकोरेटर और इंजीनियर की सर्विस इंडिया में ही ली जाती, लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए इंडिया में ही किसी से आप ले लेते, एक्स पर्सन से, तो ये सप्लायर बनता और मुझे जीएसटी मिल जाता। तो आपने सर्विस कहीं से बाहर ले ली, टॉम क्रूज, तो आपने विदेश के किसी व्यक्ति से ले ली। अब वो विदेश के व्यक्ति पर हमारा कंट्रोल तो है नहीं, हम उससे जीएसटी कैसे मांग सकते हैं, हमारे जीएसटी का नुकसान हो गया। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि देखो भाई, आपने फॉरेन से सर्विस ली, हम आपको मना नहीं कर सकते, पर हमें ना इसका जीएसटी चाहिए। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस जिस पर आपने कंसीडरेशन दिया, और चाहे वो आपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए ली या बिजनेस पर्पस के लिए ली, हमें दोनों में ही कोई फर्क नहीं है, हम इसे सप्लाई मानेंगे और आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। सबसे पहली बात है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कंसीडरेशन लिया गया और यहां लिखा गया वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कंसीडरेशन दे के ली जाएगी तो फिर पर्पस बिजनेस हो या डोमेस्टिक हो, दोनों ही केस में सप्लाई बनेगी। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर डोमेस्टिक यूज इज सप्लाई। आप लिख लीजिए कि पूरी सप्लाई के अंदर बिजनेस यूज जरूरी है, केवल एक जगह ऐसी है जहां पर डोमेस्टिक यूज में भी आपकी सप्लाई बन रही है। ठीक है। अब यहां पर लगे हाथों में आपकी कोई छोटी सी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। सर पूरे एक्ट में लिखा जाता है गुड्स और सर्विसेज और बोथ, लेकिन यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्यों लिखा गया? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये गुजरात है और कोई गुड्स, ये गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है। गुड्स का इंपोर्ट या तो शिप के थ्रू होगा या एयर के थ्रू होगा या लैंड के थ्रू होगा, तो ज्यादा इंपोर्ट सी रूट से होता है, तो शिप के थ्रू होगा। तो जब भी कोई सामान, जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो यहां पर हमारा कस्टम स्टेशन होता है। कस्टम स्टेशन उसको रोक लेता है। कस्टम ऑफिसर कहता है कि भाई साहब आप बाहर से गुड्स लेके आ रहे हो और हमारे यहां से फॉरेन करेंसी जाएगी, आपको ना इसके लिए कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। यानी गुड्स के ऊपर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी।
लेकिन सर्विस क्या होती है, वो तो इनटेंजिबल होती है, वो किसी कस्टम पोर्ट से हो करके नहीं आती। गुड्स क्योंकि कस्टम पोर्ट से आते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है, तो गवर्नमेंट ने कस्टम वालों को ही बोला कि आप इसके ऊपर जीएसटी भी ले लेना। तो ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन वो कौन लेते हैं, कस्टम वाले ले लेते हैं। इसलिए कस्टम एक्ट में जाके लिखा हुआ है कि आपको जीएसटी ले लेनी है, इसलिए यहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स को नहीं लिखा हुआ। यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स कोई जीएसटी से बाहर नहीं है, बट उनकी कलेक्शन की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टम वालों को दे रखी है। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसीडरेशन है, बिजनेस है, तो सप्लाई है, कोई डाउट नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसीडरेशन है, नॉन बिजनेस है, तो भी सप्लाई है। ये आपको याद रखना है, दिस इज द एक्सेप्शन। वो आपसे पूछेंगे कि हमने एक मकान बनवाया, मकान के लिए इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस हमने एक व्यक्ति से ली, तो आपने देखना है क्या कंसीडरेशन दिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या कंसीडरेशन दिया, हाँ सर कंसीडरेशन दिया, तो सप्लाई बन गया, आगे यूसेज से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर मैंने आपको यह बता दिया कि बिजनेस की केवल एक ही एक्सेप्शन है, जो कि मैंने आपको कवर करा दी। अब लॉ कहता है कि देखो कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराए, डोनेशन का करवाया, मैंने आपको आर्ट गैलरी का करवाया, मैंने आपको नो क्लेम बोनस का करवाया, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। कंसीडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 7(1) बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन, 7(1) में आइए जी पढ़ते हैं। 7(1) में लिखा है कि एक्टिविटीज जो कि हम शेड्यूल 1 के माध्यम से आपको बताएंगे, अगर वो एक्टिविटीज की गई हैं विदाउट कंसीडरेशन तो वो सप्लाई होंगी। लॉ को पढ़ने का तरीका याद रखिए। 7(1) कह रहा था कि सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। तो ऊपर से अगर हम इसे कनेक्ट करें तो 7(1) कह रहा था कि सप्लाई इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज विच आर मेंशन इन शेड्यूल 1 इफ मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। यानी कि अगर कंसीडरेशन नहीं है गुड्स और सर्विस की सप्लाई में, तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। दिस इज एक्सेप्शन टू ए पार्ट। और इसमें 3 एग्जाम्पल गुड्स के हैं और 1 एग्जाम्पल सर्विस का है, और वो 1 एग्जाम्पल सर्विस का हम पहले पढ़ते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने ये पढ़ा है ना, बी पार्ट पढ़ा है, तो पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब ये बहुत बड़ा पार्ट मुझे पढ़ना है, थोड़ा सा समय अगर ज्यादा भी लग जाए तो प्लीज आपको एडजस्ट करना है। ये शेड्यूल 1 की समरी है, आपके सामने समरी है, जिससे आपको दिक्कत ना आए। इसका डिटेल लिटरेचर ये आगे दिया हुआ है यहां पर। 7(1) पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है और कंसीडरेशन दिया था तो वो सप्लाई बनेगा। ये इकलौती एक्सेप्शन है जहां पर बिजनेस नहीं होता, फिर भी हम इसको सप्लाई मानते हैं। तो अगर कोई पर्सन इंपोर्ट करता है सर्विस को पर्सनल पर्पस के लिए, तो उस पर जीएसटी लगेगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी इंपोर्ट करने वाले व्यक्ति को देना होगा। इसके प्रोसीजर आगे लिखे हैं, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स मैंने यहां लिख दिया कि वो कस्टम्स के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इसका कनेक्शन इस शेड्यूल की 4th सप्लाई से है। तो शेड्यूल 1 कहता है एक्टिविटीज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, और इसमें क्या बात है, दे आर मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है।
पहले मैं क्लॉज नंबर 4 पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये 7(1)(b से आपको रिलेट करना पड़ेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर भी कहा गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। 7(1)(b कह रहा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन होनी चाहिए तब सप्लाई है, और यहां पर यह कह रहा है 7(1)(c में शेड्यूल 1 कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो ये केस सारे क्या हैं, विदाउट कंसिडरेशन के केस हैं। बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। अभी इन दोनों बातों का मतलब बताता हूं। विदाउट एनी कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। यहां पर वो कहते हैं गगन इंपोर्ट ऑफ सर्विस की गई, कंसिडरेशन नहीं था, कोई बात नहीं। क्या ये बिजनेस के लिए की गई? हां सर। क्या ये किसी रिलेटेड पर्सन या सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट से की गई? तो सप्लाई है। सर ये बिजनेस के लिए की गई लेकिन ये रिलेटेड पर्सन से नहीं की गई, तो ये सप्लाई नहीं है। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है, डोमेस्टिक यूज है, तो फिर ये सप्लाई नहीं है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को आपने समझना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1)(b कह रहा था कंसिडरेशन हो तो चाहे बिजनेस यूज हो नॉन बिजनेस यूज हो, सप्लाई है। 7(1)(c कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन अगर बिजनेस के लिए है और रिलेटेड पर्सन से है तो ही सप्लाई है, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। वो कहेगा पी एक पर्सन है और ए एक फॉरेन पर्सन है। पी ने इस फॉरेन पर्सन से अपने घर की इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस करवाई और कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये ए जो है ये पी का ब्रदर है। अब बताओ सप्लाई होगी या नहीं होगी? तो पहली बात, क्योंकि इसने डोमेस्टिक पर्पस के लिए सर्विस ली है तो सप्लाई नहीं होगी। फिर एग्जामिनर पूछेगा अगर इसका बिजनेस पर्पस होता, तो बिजनेस पर्पस होता कोई बात नहीं, रिलेटेड पर्सन होना भी जरूरी है। तो आपको लगेगा ब्रदर तो एक रिलेटेड पर्सन होता है, गलती कर दोगे। आइए जी मैं आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाता हूं पहले। ठीक है, रिलेटेड पर्सन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। रिलेटेड पर्सन के अंदर मेन जो आपने याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि एक तो पार्टनर्स जो होते हैं वो रिलेटेड पर्सन होते हैं, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन होते हैं, और एक होल्डिंग सब्सिडरी जो होते हैं ये रिलेटेड पर्सन होते हैं। ये तीन आपने याद रखने हैं, और साथ में एक मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही परिवार के सदस्य रिलेटेड पर्सन होते हैं। चार याद रखनी है, ठीक है। एग्जामिनर सबसे पहले जो शेड्यूल 1 की 4th मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको बताया, वहां पर आपको मेंबर ऑफ द सेम फैमिली का क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको याद रखना है मेंबर ऑफ द सेम फैमिली कहते किसको है। सुनिए, फैमिली मीन्स स्पाउस चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, यानी स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा फैमिली का पार्ट हैं, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये फैमिली तब हैं इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन सच पर्सन। तो अगर आपने मेरी बात को याद रखा कि स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा फैमिली का पार्ट है,
लेकिन बाकी ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ये तभी फैमिली का पार्ट होते हैं जब वो डिपेंडेंट हो। अब वो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि ए ने अपने भाई से सर्विस ली, पहली बात तो भाई क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो वो रिलेटेड पर्सन ही नहीं है, पहली कंडीशन फेल हो गई। और अगर वो डोमेस्टिक पर्पज से था तो सप्लाई नहीं बनेगा, और अगर बिजनेस पर्पज से था तो भी सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन ही नहीं बन पाया। ठीक है सर। अच्छा, हमने इस पे नहीं लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ने जा रहे हैं हम, 4 केसेस। अब बाकी बचे हुए 3 केसेस फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन। यहां लिखा है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। बस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो एक्टिविटी हम पढ़ने जा रहे हैं ये बिना कंसिडरेशन के की गई है, लेकिन हम इसको सप्लाई मानेंगे। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। तो पहली बात, बिजनेस एसेट के अंदर सभी तरह के एसेट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आप इसको ये मान के चलो कि जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर केवल कैपिटल एसेट्स हैं वही आएंगे। इसमें कैपिटल एसेट्स भी आएंगे, इसमें आपका स्टॉक भी आएगा। अब सर ये क्या बात हुई कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको एसेट मानेंगे? देखिए, गवर्नमेंट कहती है बिजनेस एंटिटी को कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जब भी आप कुछ इनपुट लाते हैं, चाहे कैपिटल गुड्स में लाएं, चाहे आप रॉ मटेरियल लाएं, चाहे आप स्टॉक परचेज करके लाएं, व्हाटएवर, तो आप क्या करते हैं, उसका आईटीसी हमारे पास बुक कर लेते हैं, है ना। तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए एक बिजनेस एंटिटी ने एक लैपटॉप परचेज किया था, उसका आईटीसी लिया था। अब बिजनेस एंटिटी के पास ना वो एसेट पुराना हो गया और उसके मन में आया कि न्यू एसेट खरीदा जाए। तो दुकानदार को जाओ, पुराना वाला एसेट दे दो, नया वाला ले लो, किसने मना किया? बट सर वो तो कंसिडरेशन की बात हो जाएगी। इस एंटिटी ने कहा यार ये पुराना एसेट है, छोड़, एक काम करते हैं, इसे किसी ऑफनेज में दे देते हैं, किसी बच्चे के काम आ जाएगा। उसको लगाव था, वो गया और उसने कहा छोड़ो ये वाला एसेट मैं ऑफनेज को दे देता हूं, अनाथ आश्रम को दे देता हूं। दे दिया, डोनेट कर दिया। गवर्नमेंट को यहां पर प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट कह रही है आप जो एसेट लाए थे उसे बिजनेस में आपको यूज करना चाहिए था, आपने मेरे से उसका आईटीसी लिया था, अब आप उसे आगे सप्लाई करते और मुझे उसका टैक्स दे देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आपने विदाउट कंसिडरेशन किसी को दिया है तो मैं इसे सप्लाई मानूंगी और आपसे टैक्स लूंगी। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर उसने पैसे तो लिए नहीं, फिर किस वैल्यू पे टैक्स लोगे? तो हमारे पास वैल्यू का एक चैप्टर होता है सेक्शन 15 में, वहां हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बीच में इसको इंटरप्ट करके उसकी बात नहीं करेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बिजनेसमैन ने अपने कुछ एसेट्स को किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया है, बताओ सप्लाई है या नहीं है? तो आप कहोगे यस सप्लाई है। ओ दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल आपको बहुत जगह मिल जाएंगे और इससे आपके मन में ऐसा आएगा कि जब कोई अपने एसेट डोनेट करता है ना तो ही ये रूल लगता है, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप एक ट्रेडर थे, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं कह रहा, मैं ट्रेडर कह रहा हूं। ट्रेडर ने क्या किया, स्कूल बैग्स वो परचेज करता था और स्कूल बैग्स वो सेल करता था। तो उसने 1000 स्कूल बैग्स मान लो परचेज किए, तो उसने उसका आईटीसी लिया।
उसमें से 50 स्कूल के बैग वो इस ऑर्फनेज को दे आता है। एक ट्रेडर जो सामान खरीद के लाया, उस सामान पे आईटीसी लिया और वो जाकर के उसने डोनेट कर दिए। उसने कहा भाई अनाथ आश्रम में बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, पढ़ते तो वो भी हैं, मैं उन्हें बैग दे देता हूं, उन्हें बैग दे दिए। या आपने अपने कस्टमर्स को गिफ्ट दे दिए, वट एवर में भी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जब आपने मेरे से आईटीसी 1000 बैग का लिया था, तो इसका मतलब सप्लाई तो आपने केवल 950 बैग की ना कंसिडरेशन लेके, बाकी 50 बैग की नहीं। ये तो बहुत दिक्कत की बात है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भाई, हम आपसे 50 बैग का और जीएसटी लेंगे। तो उन्होंने कहा हम इसे सप्लाई मानेंगे। अब ये बात दूसरी हो गई कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तीसरा केस, आप अपना कोई एसेट, मान लो आप एसी का शोरूम चलाते हो, आप 100 एसी के यूनिट्स खरीद के लाए, आपने नया घर बनाया और 4 यूनिट्स आप अपने घर में ले गए फॉर पर्सनल यूज, तो ये भी वही केस बनता है विदाउट कंसिडरेशन का। तो यहां पर लॉ कहता है कि यहां पर हम इसे सप्लाई मानेंगे और आपसे सिर्फ यही पूछेगा बताओ ये सप्लाई है या नहीं है। इस चैप्टर का स्कोप इससे ज्यादा नहीं है। अब एक बात बताइए, आपने बिजनेस में एक कार खरीदी, आगे चल के आपको बताऊंगा कार के ऊपर आईटीसी लेना चाहो तो मिलता ही नहीं है। अब वो कार आपने जो है ना, आप अपने बेटे को मान लो दे दी, विदाउट कंसिडरेशन है। अब क्या होगा, अब ये सप्लाई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस पर आईटीसी नहीं लिया था। यानी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट सप्लाई तभी है विदाउट कंसिडरेशन के केस में जब उस पर आपने आईटीसी लिया हो। अच्छा सर एक बात बताइए, मैंने अपने कुछ कस्टमर्स को गिफ्ट करना था, तो मैंने परचेज करते समय ही मन बना रखा था मैंने गिफ्ट करना है, मैंने उनका आईटीसी लिया ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप जाओ उसको गिफ्ट कर दो अपने कस्टमर्स को, हम उसे सप्लाई मानने वाले ही नहीं है। क्योंकि सप्लाई मानने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपने आईटीसी लिया है तो ही वो सप्लाई है। अब अगर आप मेरी बात समझे हैं तो मैंने बात समझा दी। तो मैंने आगे ये बात लिखी है कि ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा उन परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स पर जहां पर या तो जीएसटी में आईटीसी लेना मना किया हुआ है तो आपको आईटीसी नहीं मिला, या वो एसेट जिन पर आईटीसी मिल सकता था लेकिन आपने लिया नहीं था, तो ऐसे केसेस में इसको आप सप्लाई नहीं मानेंगे। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से पढ़ना वो क्या कह रहा है कि उसने आईटीसी लिया है या आईटीसी नहीं लिया। अगर आईटीसी लिया है तो सप्लाई बनेगा, आईटीसी नहीं लिया तो सप्लाई नहीं बनेगा। मैंने यहां पर ट्रेडर लिया है, यहां पर मैन्युफैक्चरर कवर नहीं होता क्योंकि मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदता है, आईटीसी रॉ मटेरियल पर लेता है, फिनिश्ड गुड्स बनाता है और उसे अगर गिफ्ट कर देता है तो वो 71C वाले क्लॉज में कवर नहीं हो रहा, उसके लिए किसी और जगह लिखा हुआ है। यानी 71C शेड्यूल 1 में पहला क्लॉज उन्हीं को कवर कर रहा है जहां पर आपने किसी आइटम का आईटीसी लिया और एज इट इज उस आइटम को विदाउट कंसिडरेशन परमानेंटली ट्रांसफर किया। सर ज्यादा बोलोगे तो हम ना घबराने लगते हैं, इसलिए आप घबराओ ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी मैं आपको बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए दिखाऊंगा, तब वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ सर आपने ऐसे कहा था। आइए जी, दूसरा क्लॉज बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस। अगर सामान का लेन देन, गुड्स का या सर्विस का लेन देन अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में हो तो गवर्नमेंट को डाउट रहता है कि सिर्फ झूठ है। रिलेटेड पर्सन के बीच में आपको याद होगा मैंने कहा था पार्टनर्स याद रख लो, मैंने आपसे कहा था इसमें होल्डिंग सब्सिडरी याद कर लो, है ना। मैंने इसमें आपसे कहा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय याद कर लो और फैमिली याद कर लो, ये कहा था आपसे। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन होते हैं।
सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, एग्जाम्पल ले रहा हूं रिलेटेड पर्सन, और रिलेटेड पर्सन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो भी देता है वो सैलरी है, और सैलरी सप्लाई नहीं होता, ऐसा शेड्यूल 3 में अभी आएगा। अभी हम शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं ना, मैं शेड्यूल 3 पे लोग पहले चले जाते हैं, छोटा होता है, मैं इस पे आ गया, कोई बात नहीं। तो यहां पर आपसे वो कहे कि सैलरी के दौरान हमने अपने एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया, कोई बात नहीं, बोनस दिया, उसको टर्मिनल बेनिफिट दिया, मतलब नौकरी छोड़ के गया तो ग्रेच्युटी दी, जो भी दिया। अरे भाई शेड्यूल 3 कहता है कि सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सैलरी का, वो सप्लाई नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी दे रहा है वो सप्लाई है। लेकिन अगर वो उसे कुछ वॉलंटरीली दे रहा है तो वो गिफ्ट है, वो सैलरी का पार्ट नहीं है। अगर वो सैलरी का पार्ट नहीं है तो गवर्नमेंट ने कहा कि गिफ्ट अगर इन एक्सेस ऑफ 50,000 है तो वो सप्लाई है। 50,000 तक की उन्होंने एक लिमिट लिख दी, उन्होंने कहा चलो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, देता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 50,000 से ज्यादा देगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 से कम देगा तो कोई बात नहीं। अब यहां पर इतना लिख दिया, और जब भी लॉ ये लिखता है ना तो हमेशा दो इंटरप्रिटेशन निकल के आती हैं। सर मान लीजिए हमने उसको 62,000 की सप्लाई की थी, तो पूरा 62,000 टैक्स करोगे, या 62,000 में से 50,000 माइनस करके 12,000 को टैक्स करोगे? दो इंटरप्रिटेशन निकल के आती हैं। और जहां पर भी लॉ ऐसे डिफाइन करता है ना तो हमेशा डिस्प्यूट बना ही रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि गगन अपना बेनिफिट देखो और 12,000 रुपए टैक्स कराओ, और कुछ लोग कहते हैं गगन बाद में क्यों झंझट में फंसना, बाद में वो फिर कहेंगे तुमने 50,000 की कम दिखाई, टैक्स भरो, इंटरेस्ट भरो, पेनल्टी भरो, पूरी 62 दिखा दो। तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा डिस्प्यूट का पॉइंट बना रहता है। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है बिटवीन रिलेटेड पर्सन तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात मैंने आपको बताई, और ये बिजनेस का पार्ट है तो सप्लाई बनेगा। तो गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ 50,000 कंस्टिट्यूट सप्लाई। तो अगर वो कहेगा हमने 62,000 की सप्लाई की तो हम कहेंगे कि भैया 12,000 टैक्स करा दो। आप लिखना चाहो कि यहां पर थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि पूरा 62,000 टैक्स हो जाए, ठीक है। अब आया व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लॉज को पढ़ोगे तो क्लॉज कह रहा था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अगर विदाउट कंसिडरेशन होता है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये सप्लाई बन जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? कई बार हम इसे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी कहेंगे। खैर ये होता क्या है, मान लीजिए ये है आपकी यूपी और ये है आपका मान लीजिए राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में मान लो आपकी फैक्ट्री है, या यूपी में मान लो आपकी फैक्ट्री है और राजस्थान में आपका कोई गोडाउन है या शोरूम है। मिस्टर ए उसी की ये फैक्ट्री है और मिस्टर ए का ही राजस्थान में ये शोरूम है। ए का एक ही पैन नंबर होगा, लेकिन जब हम अलग अलग स्टेट में बिजनेस करते हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चैप्टर कहता है गगन यूपी में रजिस्ट्रेशन अलग होगी और राजस्थान में रजिस्ट्रेशन अलग होगी। रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होती है, रजिस्ट्रेशन इज स्टेट वाइज, ओके। तो अब ये एक ही पर्सन है,
एक ही पर्सन के एक यूनिट ने दूसरे यूनिट को गुड्स ट्रांसफर किए। गवर्नमेंट कहती है कि देखो आईटीसी का फ्लो होना जरूरी है, आईटीसी की चेन का मेंटेन होना जरूरी है, और आईटीसी की चेन मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे सप्लाई मानना पड़ेगा। ये कह रहा है अगर आप इसे सप्लाई मानोगे तो आप मुझसे जीएसटी मांगोगे, सरकार के लिए बिल्कुल मांगेंगे, प्रॉब्लम आएगी। एक और प्रॉब्लम आएगी, जेन्युइन प्रॉब्लम है एक ही, कि मेरा सामान बिका नहीं, मेरी सामान में मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड है, और आप उस पर मुझसे जीएसटी मांग करके मेरी कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। गवर्नमेंट कहेगी हमें मजबूर है, हमें आईटीसी के लिए ऐसा करना पड़ेगा। यानी अगर एक व्यक्ति, उसका एक यूनिट एक स्टेट में है और दूसरा यूनिट दूसरी स्टेट में है, याद रखना दूसरी स्टेट में होने से रजिस्ट्रेशन नंबर अलग हो जाता है। ये दोनों यूनिट एक के ही हैं, दोनों यूनिट सेम पर्सन के हैं, लेकिन हम इसे मानेंगे ये दोनों यूनिट डिस्टिंक्ट पर्सन के हैं, इसलिए ये सप्लाई माना जाएगा, ताकि जीएसटी का, आईटीसी का फ्लो बना रहे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन होती क्या है। पढ़िए, एक पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। भाई वो एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहा है, वेदर इन वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट, in respect of each such registration be treated as distinct person. In respect of each such registration distinct person. देखो अगर दो अलग अलग स्टेट हों, दो अलग अलग स्टेट हों, तो लॉ बहुत ही क्लियर है कि इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग ही होगा, और अगर ये अलग अलग हैं तो लॉ ने कहा हम इसे डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। यानी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सप्लाई की है और वो पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसलिए हम उसे सप्लाई मान रहे हैं। दूसरा केस, सर यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में ही मेरी फैक्ट्री है और यूपी में ही मेरा शोरूम भी है, एक ही स्टेट के अंदर है। लॉ कहता है ये आपकी मर्जी है कि आप इसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा दो, इसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा दो, जो रजिस्ट्रेशन इसकी मानी जाएगी वही रजिस्ट्रेशन इसकी मानी जाएगी। इस केस में क्योंकि दोनों की रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, तो इन दोनों में जो गुड्स की मूवमेंट होगी वो डिस्टिंक्ट पर्सन का रूल अप्लाई नहीं करेगा। फिर से पढ़ लीजिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन, अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती है तो ही डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। दो अलग अलग स्टेट में दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती हैं, हमेशा डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। लेकिन एक ही स्टेट में अगर आपके दो यूनिट हैं और आपने दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, तो यह क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। सर ये मेरी फैक्ट्री और ये मेरा शोरूम, मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन अलग ली और इसकी अलग ली, मुझे बिजनेस करने में कोई दिक्कत आती थी, मैंने अलग अलग ली। जैसे ही अलग अलग ली तो ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। अब इनके बीच में स्टॉक ट्रांसफर होगा तो वो आपका सप्लाई माना जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ, स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन ब्रांचेस, बिटवीन फैक्ट्री शोरूम, बिटवीन रिटेल आउटलेट्स, उसके बारे में लॉ क्लियर है। लॉ कहता है कि गगन, अगर आपने, एक व्यक्ति ने ऑब्टेन किए हुए हैं एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, और अब मैंने आपको दोनों केस बता दिए, आप एक स्टेट में कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, लेकिन ले लिए हैं तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो, नहीं लिए हैं तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो, लेकिन अलग अलग स्टेट में तो हमेशा डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे। अच्छा, दूसरा केस ये भी समझ लीजिए, ये ए है,
इसका एक शोरूम दिल्ली में है, दूसरा शोरूम इसका गुजरात में है। शोरूम नहीं, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। यहां के लिए उसने रजिस्ट्रेशन ली हुई है, लेकिन यहां पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ली, उसकी बनती नहीं है, क्योंकि गुजरात में वो पेट्रोल पंप चला रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने एक स्टेट में यूनिट की रजिस्ट्रेशन ली हुई है, आप ही ओनर है दूसरी यूनिट के, किसी दूसरी स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन वहां पर आप सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई ही करते हो, तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में लिखा है। तो कुछ फ्यू केसेस में ऐसा हो सकता है। तब क्या होगा, क्योंकि सर इसकी रजिस्ट्रेशन तो है पर इसकी रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, तो लॉ ने कहा इस केस में हम इसे मानेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन होता है जब आपकी दो यूनिट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन अगर आपके दो यूनिट है और एक का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो उसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन जीएसटी में कहा गया है। और वही सिमिलर एक्सप्लेनेशन आईजीएसटी एक्ट में एक अलग एक्ट में लिखी हुई है, तो वो भी सिमिलर सी है। तो इसके लिए हमने यहां पे लिखा कि अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है, ब्रांच ट्रांसफर होता है टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो हम उसे सप्लाई मानते हैं। अब आप समझ चुके हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन तब होता है जब रजिस्ट्रेशन अलग अलग होती है। अगर सेम रजिस्ट्रेशन है तो वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, और फिर हमारा शेड्यूल नंबर 1 खत्म। ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है और ये कस्टमर है। प्रिंसिपल ने एक एजेंट अपॉइंट किया कि मेरे कुछ गुड्स हैं उनकी ऑक्शन करवाओ। ये बैंक है और बैंक ने एक अपने पास एजेंट रखा हुआ है जो उसके सामान की नीलामी करवाता है। तो एजेंट के पास गुड्स भेजे गए, एजेंट्स ने अपने यहां पर ऑक्शन करवाई और ऑक्शन में एक कस्टमर को उसने फाइनलाइज किया। ठीक है, एजेंट कहता है जी मैं आपसे कमीशन लूंगा। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एजेंसी की सर्विस दी जाएगी जिसके लिए कमीशन ली जाएगी। इस एक्टिविटी को तो सप्लाई कहते ही कहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये गुड्स मान लो 1 करोड़ रुपए के थे, ऑक्शन में 1 करोड़ रुपए के गुड्स बिक गए और ए ने इसके ऊपर 2% यानी 2 लाख रुपए की कमीशन ली। तो 2 लाख की जो कमीशन की ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल यह है कि ये जो 1 करोड़ के गुड्स प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को भेजे गए, क्योंकि जो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई है उसमें तो ट्रांसफर को भी क्या माना गया है, सप्लाई माना गया है। तो ट्रांसफर किए हैं प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान, क्या ये सप्लाई है? तो लॉ यहां पर कहता है कि देखो इस कस्टमर को आईटीसी चाहिए। ठीक है, अगर तो एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल से कहता है कि तू डायरेक्ट बिलिंग बना दे सी के नाम पर। तो ये जो गुड्स की मूवमेंट हुई ना, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर एजेंट ने बिलिंग करवाई सीधा प्रिंसिपल से कस्टमर के नाम पर, उसने अपने नाम पर बिलिंग नहीं करवाई, तो ये जो 1 करोड़ के गुड्स मूव हुए हैं ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल बिल बनाएगा, सीधा कस्टमर के नाम बिल बनाएगा और इसको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा केस, प्रिंसिपल है, गुड्स एजेंट के पास गए और एजेंट कस्टमर को सामान बेच रहा है ऑक्शन में 1 करोड़ रुपए का। अब एजेंट नहीं डिस्क्लोज करना चाहता प्रिंसिपल का नाम, अपना बिजनेस सीक्रेट रखना चाहता है कि कल को लोग मेरे पास आए, तो वो कहता है नहीं भैया बिलिंग तो मैं अपने नाम से करूंगा। तो फिर इसका मतलब प्रिंसिपल पहले एजेंट को बिलिंग करेगा, तब जाके एजेंट उस गुड्स का ऑनर बनेगा। आईटीसी पहले यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। तो इस केस में
वो सप्लाई मानी जाएगी। इसका मतलब लॉ कहना चाहता है गगन, प्रिंसिपल एजेंट इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकती है। कई बार एजेंट एज अ बायर बन के सामान खरीद के लाएगा, प्रिंसिपल को देगा। कई बार एजेंट वो प्रिंसिपल के बिहाव पर सामान की ऑक्शन करेगा। कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट के केस में जो गुड्स की मूवमेंट होती है, क्या वो सप्लाई होगी? तो वो लॉ कहता है गगन, उसका एक ही रूल है कि क्या एजेंट अपने नाम पर बिलिंग करता है तो सप्लाई है, अगर वो अपने नाम पर बिलिंग नहीं करता है तो कोई सप्लाई नहीं है। लास्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और बाय एजेंट टू प्रिंसिपल। ये दोनों ही केस में कंसीडरेशन नहीं होता तो सप्लाई बनती है, लेकिन केवल तब जब एजेंट अपने नाम का इनवॉइस इशू करता है। अब भाई कमीशन का इनवॉइस तो एजेंट अपने नाम का ही देगा। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं कि जब वो गुड्स तीसरे पर्सन को ट्रांसफर करेगा या तीसरे से लेके प्रिंसिपल को ट्रांसफर करेगा, तो क्या एजेंट अपने नाम का बिल बनवाएगा या डायरेक्ट पार्टीज की बिलिंग करवाएगा? अगर डायरेक्ट पार्टीज की बिलिंग करवा रहा है तो सप्लाई नहीं है, अपने नाम से बिलिंग करवा रहा है तो सप्लाई है। ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, लास्ट क्लास वाला भी लर्न करना, ये शेड्यूल नंबर 1 भी लर्न करना। अभी ये चिंता दिमाग में अगर आ रही हो कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो मैं आपको पढ़वाऊंगा। ठीक है, सब पढ़वाऊंगा। और इसको अगर आपने रिवाइज करना होगा तो मैंने यहां पर आपको इस पेज के ऊपर एक छोटा सा यहां पर ये दिया हुआ, ये देखिए, ये चारों केसेस मैंने आपके कवर कर दी। बाकी और कोई डिटेल आप चाहते हो इसमें डाली जाए तो डाल दो। जैसे यहां पर अगर आपको लिखना चाहिए कि ये फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए तो ऐड कर लो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। रूल ध्यान रखना, अगली क्लास करने से पहले पुराने वाली क्लास के लॉस के जो है आपको ध्यान रखने हैं, रिवाइज करने हैं, याद करने हैं। सर अब छोड़ दो। टाटा बाय बाय, सी यू।